Good morning, everybody. Hello. Okay, good morning. We are discussing to the respiration. What is a respiration? Your respiration energy from the sun is converted into chemical energy by green plants during the process of photosynthesis. First things we observed कि light energy convert into chemical energy by photosynthesis. This energy is also transferred to the consumer. Consumer उस energy को gain करते हैं. Then after consumer utilize their energy by the process of respiration. By the process of respiration. Consumer जो energy को यूटिलाइज करता है वो कौन सी प्रोसेस से करता है? तो कि बाय रेस्पिरेशन. जरा मैं पेन ढूंढ रहा हूं बच्चों, यहां पे पेन मिल नहीं रही है. ओके, तो हमने लास्ट में यहां तक पढ़ा था. रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड द एनर्जी लॉक्ड इन द केमिकल bounds of organic molecules is released by oxidative breakdown of respiratory substances. रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो अगर इन अ रेस्पिरेशन कैटाबोलिक प्रोसेस, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक प्रोसेस. दूसरा नेम है ऑक्सीडेशन, इधर उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेटिव. वहां से क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी जहां पे रिलीज होती है उसे एक्सर्गोनिक कहते हैं, जहां पे एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसे एंडरगोनिक बोला जाता है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी लॉक्ड इन द केमिकल बाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस. तो ऑक्सीजन इज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हुआ, ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हुआ, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और वहां से एनर्जी
रिलीज होती हैं। द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज ग्लूकोज, मोस्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इज ग्लूकोज which is formed by hydrolysis, which is formed by hydrolysis of storage carbohydrates, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस होना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर ऐड करना। हम स्टार्च में वाटर ऐड करेंगे और रिएक्शन करेंगे तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उसमें से सेपरेट होंगे। तो यहां पे आपको यह भी याद रखना है कि स्टार्च इन अ प्लांट, यहां पे स्टोरेज फॉर्म स्टार्च प्लांट में होता है और ग्लाइकोजन इन एनिमल। तो वहां से रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस हैं। ओके, अच्छी तरह से ध्यान में लेना। दिस एनर्जी रिलीज इज यूज्ड टू मेक अ कंपाउंड कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने में यूटिलाइज होती है बच्चों। ये जो एनर्जी होती है रिलीज होती है, वो एनर्जी कहां पे यूटिलाइज होती है? टू प्रिपेयर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहां से कोई भी बफरिंग जैसी बात है ही नहीं बच्चा, देयर इज नो बफरिंग। ओके, the energy release is used to make a compound called adenosine triphosphate which is used as a fuel in all the activity of the cell। सेल की जो भी एक्टिविटीज होती है वहां पे फ्यूल कौन है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी कैसे रिलीज होती है? ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एंजाइम्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तब 6 ऑक्सीजन 6 वाटर एंड एनर्जी 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। इन द अबव रिएक्शन energy is liberated at a certain specific stage and trapped in ADP. In the above reaction, energy is liberated at a certain specific stages and trapped in adenosine diphosphate and finally stored into the ATP. पहले एनर्जी जो रिलीज होती है, पहले वो कहां पे जाती है? एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब दो फॉस्फेट होते हैं जिस मॉलिक्यूल में, उसे डाइफॉस्फेट बोलते हैं। जिसमें सिंगल 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इसका नेम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई TRI, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट। यहाँ पे 2 फॉस्फेट होते हैं। तो इसमें क्या रिएक्शन होता है कि एडीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होकर एटीपी बनता है। तब भी एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड होती है। फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी मोस्ट सेल रिक्वायर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो ये होना चाहिए, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी मोस्ट सेल्स रिक्वायर्ड। एक तो ग्लूकोज कहां पे है? हमारे बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में है ही। अब हम रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई मांगते हैं। बॉडी के सेल ऑक्सीजन चाहिए उसको, और ऑक्सीजन लाने के लिए हमें फिजिकली रेस्पिरेशन करना पड़ता है। हमारे लंग्स को रेस्पिरेशन करना पड़ता है। लंग्स रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन को कहां पे पहुंचाते हैं? लंग्स में। लंग्स से ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन मिल जाता है। वहां से ईच एंड एवरी सेल को पहुंचाने के लिए हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट फंक्शन करना पड़ता है। और ये हार्ट फंक्शन करके ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। और दूसरा, वहां पे बाय प्रोडक्ट में
यहां पे एक मिस्टेक है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए CO2। क्या होता है यहां पे? CO2 होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। तो ये CO2 प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है, और वहां पे जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उस CO2 को हमें कहां पे? आउटसाइड में लाना होता है। तो उस आउटसाइड में लाने के लिए ब्लड वहां पे जा रहा है, ब्लड वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बाद में वो कहां पे लाएगा? हार्ट में, और हार्ट से कहां पे जाएगा? लंग्स में, और लंग्स से कहां पे निकल जाएगा? आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये पूरा प्रोसेस में फिजिकल रेस्पिरेशन हुआ और सेल के इनसाइड में एक्चुअल में रेस्पिरेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो प्रेजेंट है ही, लेकिन अनइंटरप्टेड का मतलब क्या हुआ? इसकी सप्लाई कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। घर में पानी की सप्लाई बंद हो गई तो हम खाना नहीं बना सकते, है ना? सो मेनी क्वेश्चंस अराइजेस। और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो अभी इसका रिसेंट में आप देख रहे हैं एग्जांपल, कोरोना वायरस कोविड-19 का जो इन्फेक्शन होता है जिसको, तो उनका पहले सबसे पहला ऑर्गन कौन सा ट्रैप हो जाता है? लंग्स ट्रैप हो जाते हैं, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन का अनइंटरप्टेड सप्लाई ईच एंड एवरी सेल को नहीं मिल रहा है बच्चों, और जो नहीं मिलेगा सेल को ऑक्सीजन, तो ईच एंड एवरी सेल अच्छी तरह से एनर्जी डेवलप नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी डेवलप नहीं होगी तो बाकी के फंक्शंस बंद हो जाएंगे, और बाकी के फंक्शन बंद हो गए तो बाकी के ऑर्गेनल स्टॉप हो जाएंगे। ऑर्गेनल स्टॉप हो गया तो सेल का फंक्शन स्टॉप हो गया, वन सेल स्टॉप हो गया तो दूसरे सेल के साथ जो भी यही होगा तो बाकी के सेल्स भी स्टॉप हो जाएंगे। वहां से टिश्यू काम करना बंद कर देगा, टिश्यू काम नहीं करेगा तो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा, ऑर्गन काम नहीं करेगा तो ऑर्गन सिस्टम काम करना बंद कर देगा, और पूरा बॉडी डेड हो जाता है। तो दिस वे वी रिक्वायर्ड अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों को हमें रिमूव करना है। आप कभी देखना, आप जब भी सांस लेते हो और सांस को बाहर निकालते हो, इनहेल एंड एक्सहेल करते हो, ऑक्सीजन को इनसाइड में लेना उसे इनहेल बोलते हैं, और उसे एक्सपेल आउट करना ओके एक्सहेल बोलते हैं। तो जब आप ऐसे ग्लास के सामने करोगे तो क्या होगा? वहां पे आपको वाटर भी दिखेगा वेपर के फॉर्म में, उसे टच करोगे तो आपको वहां पे उसके मार्क्स भी दिखेंगे। कभी देखा आपने? वाटर भी साथ में निकलता है वेपर के फॉर्म में विथ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी बात, आप रनिंग करते जब फास्ट रनिंग, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कहां से निकलेगा? लंग्स से ही निकलेगा, दूसरी कोई पोजीशन है ही नहीं। दूसरी बात, वाटर ज्यादा प्रपोर्शन में रिलीज हो रहा है बॉडी से, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही, तो वो वाटर को कहां से? स्किन से पर्सपिरेशन के फॉर्म में बाहर निकालता है सेल्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्किन। सो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द रियल वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन, while water is beneficial for the body। पानी जो है वो बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, लेकिन रियल वेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको अब ये समझ में आ रहा है कि हमारी सेल को अच्छी तरह से फंक्शन करना है तो उसे एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेशन होकर ग्लूकोज पूरे सेल को सप्लाई हो गया, सेल को ग्लूकोज प्रेजेंट है, सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब उसे किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। और वो ऑक्सीजन सप्लाई हम किस प्रोसेस से कर सकते हैं? बाय द रेस्पिरेशन। तो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? जरा मुझे बताइए प्लीज स्टूडेंट्स, टेल मी, कितने लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? Thus, the respiration is a biochemical process that involves following processes। एक तो कौन सी प्रोसेस होती है?
इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन एंटर हो गया, उसके बाद सेल में एंटर होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहां पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी। इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ये तीसरी बात करनी पड़ती है। और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, उसे स्टोर्ड करना पड़ता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको। और वो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर्ड होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कहां पे होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। तो यहां पे 4 फिनोमिना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, बाद में उसका ऑक्सीडेशन करना, थर्ड वन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, और एनर्जी का क्या करना है? उसे सप्लाई करके उसका मेंटेनेंस करना है। सम सेल रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। कई सेल ऐसे भी हैं कि वो एनर्जी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उसको इस ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी वर्क कर सकते हैं। इस टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है, जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वर्क करता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द सेल इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट फॉर लाइफ एक्टिविटीज। कई सेल में ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम हो सकता है, और मोस्ट ऑफ सेल में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही फंक्शन होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल नर्व कंडीशन, मतलब कि हमें जो सेंसेशन होता है, इस नर्व्स को मैसेज ट्रांसफर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जैसे हम चलते हैं तो वहां पे क्या होता है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैं ये हैंड को फोल्ड करूंगा अप एंड डाउन, तो वहां पे भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बायोसिंथेसिस, कुछ फूड प्रिपेयर करना है, बॉडी को प्रोटीन बनाना है, हेयर बनाना, ये बायोसिंथेसिस है। प्रोडक्शन का फंक्शन करते हैं, तब बाकी के ऑर्गेनल्स भी चलाने पड़ते हैं, उस टाइम पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये एटीपी इज देयरफॉर कंसिडर्ड एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल को चलाना है, सेल को फंक्शन करवाना है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में लेता है? एटीपी के फॉर्म में। इसलिए एटीपी इज अ करेंसी ऑफ द सेल। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एंड लिबरेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जब ऑक्सीडेशन होता है, किसका होता है? ये ग्लूकोज का। किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ। तब एनर्जी जो रिलीज होती है, क्या होता है? वो एनर्जी। और ये एनर्जी कैसे रिलीज होती है और कैसे यूटिलाइज होती है? तो पहले एडीपी होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, और उससे क्या बन जाता है? एटीपी। यहां पे एनर्जी क्या हो गई? स्टोर्ड हुई। क्या हुई? स्टोर्ड। एनर्जी इज स्टोर्ड। यहां पे एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी स्टोर्ड हो गई। अब देखो, एनर्जी स्टोर्ड हुई, हमें यूटिलाइज करनी है, तो वापस क्या होगा? ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, और वापस क्या बन जाएगा? एडीपी प्लस आईपी प्लस एनर्जी। जैसे क्या हुआ कि मैं कहीं पे क्या कर रहा हूं, जैसे कि इधर में कोई एक टीचर हूं, तो मुझको सैलरी मिलेगी, तो वो सैलरी मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाई, और बैंक अकाउंट में मेरे 20,000 डिपॉजिट हो गए।
तो वो मेरा क्या हुआ, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब देखो मुझे वहां से एनर्जी की जरूरत पड़ती, कुछ परचेज करना है, तो उस परचेज करने के लिए मुझे बैंक अकाउंट से रुपीस निकालने पड़ेंगे एटीएम से। तो ये क्या हो गया, एडीपी प्लस आईपी, ये बात हो गई। जो बैंक में डिपॉजिट करवाते तब एटीपी के फॉर्म होते हैं, स्टोर्ड होता है। अब जब हम निकालते हो तो एडीपी प्लस आईपी के फॉर्म में रिलीज होता है। जब भी एनर्जी को स्टोर करना होता है तो ये दोनों कंबाइंड, बाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बनता है, तो एनर्जी स्टोर्ड होती है। ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकलता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एक्सर्गोनिक है, ये एंडरगोनिक है। यहां पे एनर्जी स्टोर्ड होती है, एक्सर्गोनिक, ये एंडरगोनिक है। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, जरा कमेंट करके बताइए जल्दी से मुझे प्लीज स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन में एक सिंपल सी बात हो रही है, हमारे सेल क्या करते हैं, तो सेल हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई हम कहां से, तो थ्रू द लंग्स मिल सकती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसे एक्सपेल आउट कर देते हैं, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर्ड होती है। जब हमें उस एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हम वापस एटीपी को यूटिलाइज करके एडीपी एंड आईपी बना देते हैं। ओके गुड, नेक्स्ट बात चल रही है। देखो, ये एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय ईच बॉडी सेल थ्रू द रेस्पिरेशन। हम जो खाना खाते हैं वहां से, जो फूड है वहां से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, और वो कहां पे जाता है, लिविंग सेल में। अब फूड के साथ हम क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन। किसको हम देते हैं, लिविंग सेल को। ओके, अब ये दोनों यहां पे सेल में रिएक्ट करेंगे और वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वहां से वाटर प्रोड्यूस होगा। वो तीनों सेल से आउट जाते हैं, सेल के इनसाइड में ये दो एंटर करते हैं। तब ये लिविंग सेल एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करता है, जिस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है? यहां पे जो हो रहा है इनसाइड में वो रेस्पिरेशन है, नहीं कि हम ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज सप्लाई कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन है। ये दोनों मिलकर ये तीनों को बनाते हैं, वो हमारा रेस्पिरेशन है। कितने लोगों को ये सिंपल फॉर्म में समझ में आया? दैट इज द रेस्पिरेशन। प्लीज बताइए मुझे अच्छी तरह से, ये बात समझ में आई आपको? तो ये सिंपल डायग्राम से रेस्पिरेशन को समझा जा सकता है। ये हमारा लिविंग सेल है, हम खाना खाते वहां से ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल, वहां से ऑक्सीजन एंटर होता है और बाद में यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तब ये तीन प्रोडक्ट हमें मिलती हैं। देखो यहाँ पे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये नेम है एडीपी, और ये फॉस्फरस आगे होना चाहिए आईपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इधर ऐसे लिख सकते पी और छोटा आई। और ये दोनों कंबाइन होकर जब एनर्जी चाहिए, देखो आपको एटीपी बना है तो एडीपी चाहिए, आईपी चाहिए, प्लस क्या चाहिए, एनर्जी, तब क्या मिलता है, एटीपी। अब जब एटीपी होता है तो वहां से आप उसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एडीपी मिलेगा, वापस आईपी मिलेगा, और बाद में क्या होता है, एटीपी, सॉरी एनर्जी।
कभी केमिकल रिएक्शन देखा होगा तो ये प्रोडक्ट साइड है, सॉरी रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है। जब एटीपी बनता है तब एनर्जी रिएक्टेंट साइड में होती है, यूटिलाइज होकर एटीपी बनता है, स्टोर्ड हो जाती है यहां पे। जब एटीपी एनर्जी रिलीज करता है तब वो प्रोडक्ट साइड में चली जाती है, ये रिएक्टेंट होता है, इस साइड में प्रोडक्ट होता है, रिएक्शन में कभी देखा हो तो यहां पे एनर्जी रिलीज होता है। एटीपी यहां पे एनर्जी नहीं आएगा, एनर्जी यहां पे आएगा। ध्यान रखना ये डायग्राम में ये बात रॉन्ग है, जरा करेक्शन कर लेना सर जी। यहां पे एनर्जी नहीं, यहां पे एनर्जी आती है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उससे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी डेवलप होती है। ड्यू टू रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अप्रोक्सीमेट 30.5 किलोजूल पर मोल और 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इज रिलीज। ड्यू टू रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक एटीपी से कितनी एनर्जी यहां पे हो रही है, 30.5 किलोजूल पर मोल। एटीपी ensures the continuous uninterrupted supply of energy to the organism, thus is called the universal energy carrier। इसका दूसरा नेम भी हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर। Significance of respiration, it is necessary for the survival of organism as it release energy required for the life processes to occur। किसी भी लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी कहां से मिलती है, रेस्पिरेशन से, इसलिए वो एसेंशियल है। एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड एज अ हीट एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी में जो एनर्जी फंक्शन ये सब होते हैं तब ये टेम्परेचर भी रेज होता है, उस बॉडी टेम्परेचर बोला जाता है। उस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूवल आउट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। उच्छ्वास कहवाय आपणे एयर को जो इनसाइड में लेते हैं उन्हें इनहेल बोलते हैं, आउटसाइड निकालते हैं उसे एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक्सपेल आउट। A number of intermediate are formed during respiration। ये ऐसा ही नहीं होता कि आपने देखा कि ये ग्लूकोज हुआ और डायरेक्टली एटीपी बन गया, नहीं होता। इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस चलती हैं, ये दोनों के बिटवीन में नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स आते हैं। सपोज एक एग्जांपल दूं, कोई एक कंपनी है, वहां से एक प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच रहा है। सिंपल से एक बात बताऊं, आपके घर में जो सोप यूज होता है कोई भी कंपनी का XYZ, तो वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, वहां से लेकर हमारे घर पे आता है, उसके बिटवीन में कितने इंटरमीडिएट्स आते जाते होंगे, होंगे कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो वैसे ये ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में कितने इंटरमीडिएट्स आते हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें पूरा 12 स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, 11 स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का चैप्टर है रेस्पिरेशन को, इसको पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में है। ओके, तो ये हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं हर बार नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा आउटसाइड में आ जाता हूं, ये फ्रेम के आउटसाइड में, सो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबसन। कंबसन में भी ऑक्सीडेशन होता है और रेस्पिरेशन में भी कंबसन होता है। पहले तो नेचर गलत है साहब जी,
बहुत गलती करते हो आप लोग। यहाँ पे लाइट रिएक्शन कहाँ पे आएगा और ये डार्क रिएक्शन नहीं आएगा। यहाँ पे रेस्पिरेशन है, कॉपी पेस्ट रेस्पिरेशन, और यहाँ पे आएगा कंबसन। हाँ, बफरिंग हो रहा है। यहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, यहां से प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दो बार बफरिंग हो तो ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। कुछ ऐसा होता है, ये अनइंटरप्टेड सप्लाई बोलते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई है वैसे यहां से आपके घर पे आ रहा है डेटा की सप्लाई, है ना। हम पढ़ रहे हैं ये डेटा में भी कई बार क्या होता है, उसने एक दो बार सांस नहीं ली, ऑक्सीजन नहीं लिया, डेटा नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बिटवीन में एक गैप आ जाएगा, इसलिए वो बफर करना होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस 100% यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट है, फिर भी ये छोटा मोटा प्रॉब्लम चलता रहता है और वो 2-3 सेकंड तक ही होता है, तो इसको आप प्रॉब्लम्स मत बना दो। ओके, आपको 2-3 मिनट तक कंटिन्यू चलता है ऐसा, तो ही आपको इसको बफरिंग बोलते हैं, वरना तो आप कोई भी वीडियो देखते हो तो ये बफरिंग तो रहता है छोटा मोटा। ओके, तो यहाँ पे नेचर क्या है, तो ये कहाँ पे होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल में होता है, और ये सेल के आउटसाइड में नॉन सेल्यूलर है। यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम 40 डिग्री तक जा सकती है, यहाँ पे तो 600 to 2000 तक जा सकती है। ये बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड होता है, बायोलॉजिकली कंट्रोल होता है, सेल में कंट्रोल करके रखते हैं कितना रेस्पिरेशन करना, कब नहीं करना, ये सभी। इसको तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स यहां पे इंक्लूड होते हैं, एंजाइम्स यहाँ पे, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व। Energy, small amount of energy is released in a several step, large amount of energy released in a single step. Energy is stored in a form of ATP, no energy storage. Light is not produced, यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है। आप किसी को जलाओगे तो लाइट प्रोड्यूस होगी, इसमें नहीं होगी कभी, लेकिन फिर भी दोनों कंबसन रिएक्शन ही है, दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। ये स्लो ऑक्सीडेशन है, ये हाई लेवल का ऑक्सीडेशन है। ये डिफरेंस मैंने आपको दिखाया जैसे कि आपको समझ में आ जाए। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन 2 सेपरेट प्रोसेस, नेमली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मतलब हम ऑक्सीजन को इनटेक करें, जिसको हम बोलते ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं उसे, ब्रीथिंग बोला जा सकता है। एंड इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये सेल में होता है। ये कहां पे होता है, सेल में। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की डेफिनेशन आ गई बच्चों। इन हायर एनिमल ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द रिथमेटिक मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड स्केलेटन। मसल्स एंड स्केलेटन का रिथमेटिक मूवमेंट है। आप देखोगे जैसे हमने ऑक्सीजन एयर सक किया, बाद में उसे रिलीज करते हैं, तो ये रिथमेटिक मूवमेंट चलता है। ये क्या चलता है, रिथमेटिक मूवमेंट चलता है। द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर आइदर बीइंग कंज्यूम्ड और रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। क्या बोला जाता है उसे, रेस्पिरेटरी गैसेस बोलते हैं हम। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का नेम याद रखना, रेस्पिरेटरी गैसेस। और उसे मेटाबॉलिक गैसेस भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, मेटाबॉलिक गैसेस, जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होने वाले गैसेस। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इन द सेल दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज फॉर्म of ATP is called cellular respiration। सिंपल सी डेफिनेशन है,
समझ में आ रहा है कि जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, जिसको स्पेसिफिक नेम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो है ग्लूकोज, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं और उसमें से हम क्या रिलीज करते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी में। इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। The process of oxidation of respiratory substance, for example glucose, in the cell that release carbon dioxide and energy in the form of ATP is called cellular respiration। क्या होता है, the process होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इन द सेल दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा स्टेटमेंट लर्न करना है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। डेफिनेशन कितने लोगों को समझ में आ रही है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन in the cell and that release carbon dioxide and ATP in the form of ATP is called cellular respiration। एक मिनट के लिए जरा देखो हो गया, इतना इंस्टेंट हो जाता है, वेरी गुड। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो आगे चल रहा है, टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये टॉपिक। टाइप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो सेल में होता है उसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। शेक डिस्कवर्ड द रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन अ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे शेक ने बताया पहले, यहां पे एंड है, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक जो नेम है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा नेम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ये एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन होता है वहां पे सेल, जिस सेल में रेस्पिरेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जहां पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन चलता है, तो मतलब आपको याद रहना चाहिए, रेस्पिरेशन मतलब क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या प्रोड्यूस होना, एनर्जी, उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जहां पे ग्लूकोज, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वहां पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे बोलते हैं एनएरोबिक ऑक्सीडेशन, आइदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
कितने लोगों को ये बात समझ में आई? एरोबिक किसको बोलते हैं, एनएरोबिक किसे बोलते हैं? जरा मुझे बताओगे? हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटली अंडरस्टूड द थिंग्स? कितने लोगों को ये समझ में आया कि एरोबिक किससे बोलते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन किससे बोलते हैं? तो एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़े कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स. जहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसे एरोब्स भी बोला जाता है. ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन फूड मतलब सुक्रोज, आइदर स्टार्च और ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the help of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे होता है वहां पे स्टार्च और सुक्रोज और ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, कंप्लीटली ब्रेक कर देते हैं और उसमें से क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. मतलब ये कंप्लीट कंबशन होता है. क्या होता है? कंप्लीट कंबशन. इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. जो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, तो यहां पे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कौन है? ग्लूकोज. और उसके साथ किसकी जरूरत है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. और उसको हम क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. इट इज द यूजुअल मोड ऑफ रेस्पिरेशन. हमेशा का जो मोड है वो एरोबिक रहता है. मैं और आप जो भी रेस्पिरेशन कर रहे वो ऑक्सीजन के बिना नहीं कर पाते तो उसको एरोबिक बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल शो द एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन कभी आपने देखा होगा कि जब भी आपकी मॉम खाने में वो क्या बोलते हैं? इडली, उसके बाद आप बोलते हैं डोसा, उसके बाद वो खट्टे वाले ढोकड़ा बनावे ना. तो इन सब में पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसका जो डफ होता है उसमें आपको ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाना पड़ता है, જેને આપણે કઈ આથો લાવવો પડે. આવું સાંભળ્યું હશે. फर्मेंटेशन बोलते हैं उसको. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. उसे फर्मेंट करना पड़ता है. अब जब ये फर्मेंट करते हैं, तब जब ये प्रिपरेशन करते हैं, तब वेसल को क्लोज्ड कर देते हैं. वेसल को क्या कर देते हैं? क्लोज्ड करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं. और जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाती है तो वो रेस्पिरेशन वहां पे जो हो रहा है वो इन एरोबिक रेस्पिरेशन है. यहां पे ईस्ट डालते हैं. क्या डालते हैं उसमें? ईस्ट. यस, मानव मांडव्य ने मेरे पहले बता दिया ईस्ट होता है. वो ईस्ट एन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और ये एस्ट एन एरोबिक रेस्पिरेशन करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. तो आप दूसरे दिन देखोगे तब ये फर्मेंट होकर आपने डाला होता तब इतना लेवल होता है और बाद में इतना रेज हो जाता है. और रेज होने का रीजन ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं. उससे स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं और उससे हम बोल सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन हुआ. लेकिन वो कौन सा रेस्पिरेशन है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन. सपोज आप उस वेसल को ओपन रख दोगे तो वो फर्मेंट अच्छी तरह से नहीं होगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी. Is the usual mode of respiration essential for the survival of a majority of higher organism and most of the lower organism? It yield maximum amount of energy which is stored in the form of ATP. तो सबसे ज्यादा एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में होती. बट सम फंजी, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया लाइक ब्यूटरिक एसिड बैक्टीरिया एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एनारोब. उसे क्या बोला जाता है? एन एरोब्स. एन एरोब्स का मतलब वहां पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. क्या होता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन. सर ह्यूमन बॉडी में भी होता है ना? हाँ होता है. मसल्स सेल्स जहां पे हमारे जो मसल्स
सेल्स हैं, उस मसल सेल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि वहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा सकती। उस टाइप के सेल में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहां तक कितने लोगों को समझ में आ रहा है, जरा मुझे बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आना जरूरी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है बच्चों। अब देखो, facultative anaerobes are organism that usually respire in the presence of oxygen but can also survive in absence of oxygen। वो absence of oxygen में भी रिएक्शन कर सकते हैं, जहां पे ग्लूकोज और रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन 6 CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, वहां पे एंजाइम्स होगा और 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 686 किलो कैलोरी। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। इस प्रोसेस में 1 मोल ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज से जो रेस्पिरेशन होता है तब 686 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। आपको कोई पूछे तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 मेजर फेज। अब देखो, ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी डिवाइड होता है, ये छोटी सी प्रोसेस नहीं है, मैंने आपको बताई थी। किलोजूल, ये 3 फेज में डिवाइड हुआ। ये एक छोटी सी, हमें यह लगता है कि ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी बन जाती है, नहीं स्टूडेंट्स, उनके लिए आपको ये 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये 3 प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो सेल में होती है, और सेल में 2 बात है, ये सेल न्यूक्लियस और ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये रेस्पिरेशन सेल के इस साइड में भी होता है और यहां पे भी होता है, यहां पे भी होता है और यहां पे भी होता है। कुछ रिएक्शन यहां पे होते हैं, कुछ रिएक्शन यहां पे होते हैं। यहां पे जो रिएक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, यहां पे ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ये कुछ स्टेप है इसमें, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जब खत्म होता है तब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कई बात ऐसी होती है कि आपको खाना बनाना है, मम्मी खाना बनाती है तो उसका कटिंग करना, वो किचन के आउटसाइड में भी हो सकता है ना, कि नहीं? लेकिन जब वो पकाना होता है तो स्टोव पे ही करना पड़ता है। तो वैसी बात जहां पे एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। कुछ प्रोसेस ये कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है। तो यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फेज। पहला फेज है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, वो इन लोगों ने डिस्कवर्ड किया है। दूसरा है क्रेब्स साइकिल, इधर उसे टीसीए साइकिल भी बोला जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। वो भी पूरा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है और वो साइक्लिक फॉर्म में होता है। उनके लिए आपको पढ़ना हो तो वो 3 to 4 पेज का डिटेल में अभी और पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वर्क करती है। ये क्रेब्स साइकिल में
और ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को ये चलाने के लिए ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपकी जो बुक्स है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें इस प्रोसेस को बताया गया है छोटी से फॉर्म में। आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा है कि यहां पे ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का जो रिएक्शन होता है वो कहां पे होता है, तो कि इन साइटोप्लाज्म, ऐसा लिखा है, आपने देखा हो तो। मतलब यहां पे ऑक्सीजन कैसा है, एब्सेंट है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन होता है और वहां पे बनता है पाइरूवेट। वो कितने कार्बन का स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और यहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वर्क होता है, कोई एनिमल में होता है, कहीं प्लांट में होता है, ऐसे 3 डिवीजन है। मैं यहां पे एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बात कर लूं पहले। तो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन थर्ड वन है, देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो कहां पे होगा, मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। और उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस फिनोमिना कहां पे होती है, वो क्रेब्स साइकिल के फॉर्म में होती है। और ये क्रेब्स साइकिल के फॉर्म में होने के लिए इलेक्ट्रॉन का सिस्टम पूरा जरूरत है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए पूरी सिस्टम में वो सभी जो है उस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत लंबा है, ये 2 ही स्टेप में नहीं हो रहा है, ये स्टेप में भी सब्सिडरी स्टेप्स हैं कई सारे। ओके, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पूरा ये रेस्पिरेशन होता है, ध्यान में लेना। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूं वो कि रेस्पिरेशन वो डिफरेंट स्टेप में होता है। जैसे कि ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। ओके, उस 6 कार्बन को ब्रेक करके छोटा वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये 2 पाइरूवेट प्रोड्यूस होते हैं। कितने होते हैं, 2 पाइरूवेट्स। और ये 2 पाइरूवेट्स रिएक्शन में आगे चलते हैं, क्रेब्स साइकिल करती है जो ऐसा फंक्शन, और वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और वो कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ग्लाइकस ग्रीक वर्ड है ये। ग्लाइकस का मतलब क्या हुआ, शुगर, एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलाइसिस में शुगर को बैकग्राउंड कर देते हैं। इट इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज को बोलते हैं A6 कार्बन शुगर। ये कंपाउंड का कार्बन का बना होता है, और उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। और इनटू पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड, वो कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 3। पहले 6 कार्बन के कंपोनेंट्स को 3 कार्बन के 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, यहां पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो कहां पे होता है, ये प्रोसेस कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है।
वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता। ऑक्सीजन कौन यूज कर सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही यूज करता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के एंजाइम इनके पास ही है, इसके पास ही लाइसेंस है इसका, इसलिए ऑक्सीजन को यूज करना है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ही यूज होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ा है तो भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझना अच्छी तरह से। ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में यही होता है, एनारोबिक में भी यही होता है। उसके बाद 3 डिवीजन होता है, प्लांट में, एनिमल में और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी प्लांट और एनिमल मीडियम होता है। इट ऑलवेज टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म। ये स्टेप्स ऑलवेज कहां पे होता है? पहला वाला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में ही होता है, वहां पे ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट्स। फर्दर कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां से आगे का प्रोसेस किस पर डिपेंड करता है? ये प्रोसेस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है या ऑक्सीजन एब्सेंट है। कई सेल ऐसे होते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, कई सेल ऐसे हैं कि जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये प्रोसेस आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल्स वर्क कर रहे हैं और मसल के इनर पार्ट में जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे ये प्रोसेस कैसा होगा? एनएरोबिक होगा। मेरी बात समझ लेना। अपर लेयर के सेल्स है तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरुवेट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन एंटर होगा? ये पाइरुवेट। फॉर द अकरेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल, मैंने आपको बताया था यहां से ये एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। एंड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां से आपको माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। जो ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। लेकिन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप दोनों में सेम है। सर, इज एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, वो आएगी, बाद में आएगी, ये पूरा डिटेल, अभी तो ये इंट्रोडक्टरी स्टार्ट है, कंटिन्यूसली आपको एक्सप्लेन कर रहे जा रहे हैं। ओके, सभी प्रोडक्ट के बारे में भी आएगा। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटली अंडरस्टूड अप टू दिस? जल्दी से मुझे बताइए, क्वेश्चन है तो बोल दीजिए। अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि नहीं मुझे बताना। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको घर पे रीड करना पड़ेगा, वरना लास्ट में आप बोलोगे कि बायोलॉजी बहुत हार्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन पाइरुवेट मॉलिक्यूल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो पहले मैंने आपको बताया कि यहां पे ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज कहां पे हो जाता है? पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। आपको बोले साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में, सेल में। पाइरुवेट से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसका नेम है क्रेब्स साइकिल। साइकिल के फॉर्म में मतलब ये सर्कुलर फॉर्म होता है। एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरा मॉलिक्यूल, तीसरे से फोर्थ मॉलिक्यूल, फोर्थ से फिफ्थ मॉलिक्यूल, ऐसे होता होता ये डिफरेंट प्रोसेस होती यहां तक आती है।
तो इसके लिए बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। पाइरुवेट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। पाइरुवेट इज अ कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज है वैसे पाइरुवेट इज कंपाउंड, पाइरुविक एसिड है। और ये क्रेब्स साइकिल के फॉर्म में, ये प्रोसेस का नेम क्रेब्स साइकिल है क्योंकि क्रेब्स साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर्ड किया था। Krebs cycle was discovered by Hans Krebs in 1937 and was awarded the Nobel Prize in Medicine in 1953 for this work. Krebs cycle is also considered as the amphibolic pathway because most of Krebs cycle intermediate are used in a various anabolic pathway. ओके, इतना सारा नॉलेज आपको जितना याद रहे उतना करना है। ये पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय द क्रेब्स साइकिल, और यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो आगे याद रखना अच्छी तरह से। टर्मिनल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें। एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन इज यूज्ड कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन एंड thus the process is termed as a terminal oxidation. At the end of Krebs cycle, Krebs cycle के एंड में ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन और वो प्रोसेस से termed as a terminal oxidation. ओके, हो गया, अच्छी तरह से क्लियर हो गया, बफरिंग क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब बफरिंग नहीं हो रहा है, चेक करो अच्छी तरह से। दिस फिनोमिना इज नोन एज 34 एटीपी मिलता है आउट ऑफ 36 एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 molecules ऑफ ग्लूकोज। When synthesis of 1 ATP molecules and 7.3 kilocalorie energy is stored, मतलब ADP प्लस IP और जो ATP बनता है, इस फिनोमिना को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। Since it occur during respiration and oxidation process in the presence of oxygen and it is considered as oxidative phosphorylation. क्या बोला जाता है उसे, ट्राई कर।
Now we are here